Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are in the third part of the course and we are mainly talking about quality assurance techniques. Remember, our main focus is to develop a quality software. We want quality in the software, and we know that one way to ensure quality in the software is to do testing. The purpose of testing is to identify, to remove as many errors, as many bugs as possible in the software, because the more error-free a software is, automatically the quality goes high. There are some other activities, some other techniques which are used for software quality assurance. So in this particular part, we are discussing those other techniques. One of them is software inspection, which we discussed in our previous lecture. Software inspection क्या है, जिस तरह हमने previous lecture में बात की थी कि सॉफ्टवेयर को फॉर्मली इंस्पेक्ट किया जाता है, ओवरऑल देखा जाता है. सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन से मुराद ये भी है कि आप थर्ड पार्टी लोग उनको आप इनवाइट करते हैं और वो फॉर्मल इंस्पेक्शन या इनफॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं. इसमें डिज़ाइन वगैरह से लेकर कोड को इंस्पेक्शन करने से लेकर ऑथर्स के साथ मीटिंग भी की जाती हैं और जो सॉफ्टवेयर का पर्पस है उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर देखा जाता है कि क्या जिस रिक्वायरमेंट की बेस पर, जिन फंक्शंस की बेस पर इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड थी वो हो रहा है या नहीं. सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के प्रोसेस की ढेर सारी वेरिएशंस हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है. जेनेरिक प्रोसेस में ये है कि आप 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और आप आप सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. एक जो इंस्पेक्शन मेथड था या एक इंस्पेक्शन जो टेक्निक थी वो थी फैगन इंस्पेक्शन, जो कि IBM ने इंट्रोड्यूस की और IBM ने जेनेरिक इंस्पेक्शन को इन्हेंस करके फैगन इंस्पेक्शन प्रपोज किया. ये फैगन इंस्पेक्शन वाइडली यूज़ हो रहा है और IBM स्पेशली अपने जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है इंस्पेक्शन पर्पस के लिए इस फैगन इंस्पेक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसमें 6 मुख्तलिफ स्टेप्स थे या 6 मुख्तलिफ फेजेस थे. प्लानिंग से लेकर, ओवरव्यू से लेकर, एक्चुअल इंस्पेक्ट करना और रीवर्क करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में फैगन इंस्पेक्शन को देखा और कुछ और इंस्पेक्शन की जो टेक्निक्स थी उनका हमने जिक्र किया, उनका ब्रीफली ओवरव्यू लिया. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर. आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे उन मज़ीद इंस्पेक्शन टेक्निक्स की, मज़ीद किन तरीक़ों से सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन किया जा सकता है. इसमें सबसे पहले है स्कोप इंस्पेक्शन. ठीक है. स्कोप इंस्पेक्शन का है या इसको स्मॉल स्केल इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर इंस्पेक्शन किया जाता है. एक इंस्पेक्शन की और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं गिल्ब इंस्पेक्शन. ठीक है. जिसको हम एक्सपेंडेड फैगन भी कहते हैं. मतलब फैगन इंस्पेक्शन को मज़ीद इन्हेंस किया गया, कुछ नए फेजेस या स्टेप्स इसमें मज़ीद ऐड किए गए और इसको गिल्ब इंस्पेक्शन कहा जाता है. और इसके अलावा कुछ और भी इंस्पेक्शन की टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे और रिलेटेड एक्टिविटीज़ और कुछ और इश्यूज़ जो कि इंस्पेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना भी आज के लेक्चर की आउटलाइंस में से शामिल है. The objectives of today's lecture are to understand and distinguish between informal software inspection and formal software inspection. लेकिन 2 बातें हैं. सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन आपका 2 तरीकों से होगा, एक फॉर्मल इंस्पेक्शन के थ्रू, एक इनफॉर्मल इंस्पेक्शन के थ्रू. फॉर्मल इंस्पेक्शन में क्या है कि चीज़ें या इंस्पेक्शन ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है, ज़्यादा
इसमें जो है वो प्लान्ड है, मैनेज्ड है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मीटिंग्स हैं, ग्रुप मीटिंग्स हैं, ऑथर के साथ जो है वो डिस्कशंस हैं, और इसी तरह फाइंडिंग्स जो है वो डिस्कस करना है। जबकि इनफॉर्मल इंस्पेक्शन में, जैसे कि नाम से जाहिर है, इंस्पेक्शन का प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं है। नॉट नेसेसरली कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को या उसकी पूरी टीम को आप हायर करें, बल्कि आप डेस्क बेस इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं या सेल्फ कंडक्ट बेस इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मल इंस्पेक्शन कब और कहाँ ज़रूरी है और इनफॉर्मल इंस्पेक्शन कब और कहाँ ज़रूरी है, इसको अंडरस्टैंड और रियलाइज़ करना आज के लेक्चर में से शामिल है। और इस चीज़ को समझना कि आप सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को प्रोग्राम करेक्टनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आप इंस्पेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम की करेक्टनेस चेक करें, और ये करेक्टनेस हर लिहाज से हो सकती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से भी हो सकती है, ये करेक्टनेस इजी यूज़र इंटरफेस के लिहाज से भी हो सकती है। तो आपने हर लिहाज से प्रोग्राम की करेक्टनेस जो है वो चेक करनी है। तो हम अपना इंस्पेक्शन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं, और इस चीज़ को समझना आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में से शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक और इंस्पेक्शन की टेक्निक की, जिसको हम कहते हैं स्कोप इंस्पेक्शन या रिड्यूस्ड साइज इंस्पेक्शन। जैसे कि हमने पहले बात किया था, फैगन इंस्पेक्शन में 4 लोग होते हैं जो कि इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगेन, सॉफ्टवेयर अगर बहुत बड़ा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या डेवलपमेंट टीम जो है वो दैट वाज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी पीपल, तो फिर 4 लोग काफ़ी नहीं होते, फिर 4 से ज़्यादा भी किए जाते हैं। लेकिन एक एवरेज साइज फैगन इंस्पेक्शन में 4 लोगों का है। उसके मुकाबले में स्कोप इंस्पेक्शन, जिसको हम रिड्यूस साइज इंस्पेक्शन भी कहते हैं, और जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप इंस्पेक्शन टीम का साइज रिड्यूस कर लेते हैं, और पर्पस ये है क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर की इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती, सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है उसमें ढेर सारे लोग अगर नहीं शामिल, तो बहुत ज़्यादा लोगों को एज एन इंस्पेक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 लोग एज एन इंस्पेक्टर आ सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रिड्यूस साइज इंस्पेक्शन जो है वो ये भी कहा जाता है कि ये फैगन इंस्पेक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फैगन इंस्पेक्शन में अगर 6 स्टेप्स थे, तो यहाँ पे, और 4 टीम मेंबर्स या 4 इंस्पेक्टर्स थे, तो यहाँ पे 2 इंस्पेक्टर्स को लाकर जो है वो ये काम चलाया जा रहा है। इसमें 2 लोगों में से कौन होता है? एक ऑथर होता है और एक इंस्पेक्टर होता है। ऑथर कौन है? वो जो सॉफ्टवेयर लिख रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है या सॉफ्टवेयर के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड है, उसको हम ऑथर कह रहे हैं। और इंस्पेक्टर वो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कि सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन परफॉर्म करना है। तो इन 2 पर्सन के इंस्पेक्शन की एक टीम बनाई जाती है, और ये ऑथर और इंस्पेक्टर ये मिलकर सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करते हैं। और इन 2 लोगों का होना, इनका पेयर बन जाना, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। और जैसे मैंने पहले बात की कि आपका 2 पर्सन इंस्पेक्शन ये सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, अगर आपके सॉफ्टवेयर्स, अगर आपके प्रोग्राम स्मॉलर स्केल के हैं। अगर प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो रिड्यूस साइज इंस्पेक्शन या स्कोप इंस्पेक्शन उसके लिए काफ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं मीटिंगलेस इंस्पेक्शंस की। 2 पर्सन या रिड्यूस साइज इंस्पेक्शन में हमने कहा कि ऑथर और इंस्पेक्टर जो है वो इनका पेयर बन जाता है और ये इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं। ये रिड्यूस साइज या स्कोप इंस्पेक्शन ये यूजुअली मीटिंगलेस होता है। मीटिंगलेस से मुराद ये है कि ऑथर और इंस्पेक्टर को कोई फॉर्मली मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक टेबल पर आमने सामने बैठकर सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ टास्क हवाले कर दिए जाते हैं, कुछ एरियाज स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, और आपका जो इंस्पेक्टर है उन पर्टिकुलर चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है। सो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि
कि दो बंदे या जो इंस्पेक्शन टीम है या जो पेयर बना है वो आमने सामने बैठकर ही इंस्पेक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करे। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन की जाती है। ऑब्वियसली आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये डिसाइड करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट। एक सॉफ्टवेयर, इसके हमें पता है डिफरेंट फेजेस हैं, इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से लेकर इसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन शामिल है, इसमें जो है वो पूरे का पूरा कोड या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, उसकी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हो सकती हैं। सो प्रिपरेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के किस पार्ट को इंस्पेक्ट किया जाएगा, क्या सब चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्या एनालिसिस फेज को इंडिविजुअली इंस्पेक्ट किया जाएगा, डिज़ाइन फेज को इंडिविजुअली इंस्पेक्ट किया जाएगा, या सिंपली जो है वो इन दो फेजेस को छोड़कर कोड को इंस्पेक्ट करना है। सो प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। यूजुअली मोस्ट डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अर्लियर स्टेज में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ जी हमने कोड की इंस्पेक्शन करवानी है, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्टली कोड से शुरू करते हैं और अर्लियर ही आपको जो है वो ढेर सारे डिफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एम्पेरिकल एविडेंसेस पर काम किया जाता है। एम्पेरिकल एविडेंस ये है कि अगर आप कोड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक होती नहीं नज़र आ रही, सो ये एविडेंस है कि इसमें कोई डिफेक्ट है या इंटरफेस है, उसमें चीज़ें ठीक नहीं परफॉर्म हो रही, आउटपुट ठीक नहीं है, ठीक है। सो ये एक एविडेंस है, ये एक इस चीज़ का सबूत है कि आपने चीज़ों को या इंस्पेक्टर ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और वो फंक्शनैलिटी हासिल नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपने डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि मोस्ट डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन। इसके अलावा 1-on-1 इंस्टेड ऑफ टीम मीटिंग्स और अदर फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे हमने शुरू में बात की कि इसमें मैक्सिमम 2 लोग हैं, ठीक है, ऑथर है और इंस्पेक्टर है। सो ये 2 लोग ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जिसना ये बात भी की गई कि कोई फॉर्मलाइज्ड तरीके से इनकी मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है कि ये एक टेबल पे बैठेंगे, या एक टेबल पे अगर नहीं भी बैठ रहे तो फॉर्मली स्काइप के थ्रू कोई मीटिंग करेंगे या टेलीफोन के थ्रू डिस्कशंस करेंगे। इन चीज़ों की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंस्पेक्टर और ऑथर आपस में बात करते हुए, आपस में राब्ता करते हुए जो है वो इस इंस्पेक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो 1-on-1 इंस्टेड ऑफ टीम मीटिंग्स और अदर फीडबैक मैकेनिज्म। अदर फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं कि लेट्स से ऑथर और इंस्पेक्टर का जो है वो एक पेयर बन गया है, इन दोनों ने जो है वो मीटिंग करनी है। ऑथर ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने हमारे कोड को इंस्पेक्ट करना है और उसने कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल उसको ईमेल के थ्रू कोड जो है वो भेज दिया। अब अगर मजीद कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, सो वो क्या होती है, वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। वो ईमेल पे ही एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंस्पेक्टर को मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मजीद कोई चीज़ें चाहिए, या उसने कुछ डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको वो ऑथर को भेजना चाहता है, सो ये कॉरेस्पॉन्डेंस फिर इनकी आपस में चलती रहती है। सो ये है रिड्यूस साइज और स्कोप इंस्पेक्शन। लेकिन अगेन याद रखिएगा, जिसने हमने पहले भी बात की कि रिड्यूस साइज या स्कोप इंस्पेक्शन किसी स्मॉलर स्केल प्रोग्राम के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप एक 3D गेम बना रहे हैं, ठीक है, उस गेम के लंबे चौड़े स्टेजेस हैं और उस गेम की डेवलपमेंट में जो है वो लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स शामिल हैं, ऑब्वियसली इन दैट केस स्कोप इंस्पेक्शन विल नॉट बी सफिशिएंट। इसके बाद है गिल्ब इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन की एक और टेक्निक है। सबसे पहले हमने फैगन इंस्पेक्शन पढ़ी, सेकंड नंबर पे हमने रिड्यूस्ड साइज या स्कोप इंस्पेक्शन को पढ़ा। अभी हम तीसरी एक इंस्पेक्शन की टेक्निक जिसको हम कहते हैं गिल्ब इंस्पेक्शन, इस पे हम बात कर रहे हैं। गिल्ब इंस्पेक्शन स्टार्ट होता है एक मीटिंग से, ठीक है, और मीटिंग क्या होती है, प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है कि लाइक आपके जहन में जो चीज आ रही है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। आपके जहन में जो चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप हैं या आपकी क्लास से कहा जाता है कि भाई इस टेबल के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अब इस टेबल से रिलेटेड जो चीज़ आपके जहन में आती है
वो आप नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ये लकड़ी की टेबल है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि इसका पर्पस ये है कि ये अपने यूज़र को सेटिस्फाई करे या यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट करे, ये ब्रेनस्टॉर्म कर लिए। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि इसकी 4 लेग्स हैं, आपकी हाइट आपने बता दिया कि इसकी हाइट है। अगर आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आपके जहन में ये भी आ गया कि भाई सिंस इट्स अ वुड इट कैन कैच फायर, ठीक है, सो आप जहाँ पे इस टेबल को रखेंगे मेक श्योर कि वो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हों। सो ये टेबल के बारे में जितनी चीज़ें जहन में आपके आ रही हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आप नोट डाउन कर लेते हैं। सो अगर सॉफ्टवेयर के इंस्पेक्शन की बात की जा रही है तो सॉफ्टवेयर के इंस्पेक्शन में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसके इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ जहन में आती है उसको लिख लिया जाता है, उसको नोट डाउन कर लिया जाता है, चाहे वो एनालिसिस पार्ट से हो, चाहे वो कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से हो, चाहे वो डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन से हो, चाहे वो कोई डायग्राम्स हो, चाहे वो पर्सन्स जो डेवलपिंग टीम है उसके एटीट्यूड की बात हो, उनके आपस में टीम वर्क की बात हो। तो ये सारी चीज़ें, चाहे अगर आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने किसी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, उस हार्डवेयर की क्या सो हर वो चीज़ जो कि उस सॉफ्टवेयर से रिलेट हो सकती है, आप उस मीटिंग में ये काम करते हैं। सो प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो उस मीटिंग में की जाती है। जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आप देखते हैं रूट कॉज एनालिसिस क्या है, एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, एरर्स का सोर्स क्या है, एरर्स का रूट क्या है, किस वजह से एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने अर्लियर लेक्चर में बात की कि एरर्स की वजह जो है वो ह्यूमंस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, बल्कि मैं कहूंगा कि इन ऑल केसेस चूंकि ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, तो ये और ह्यूमंस का एरर करना ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है कि ह्यूमंस मिस्टेक करेंगे। सो आप देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एरर्स जो आ रहे हैं इसके रूट कॉज क्या है, ठीक है। अगर वो रूट कॉज ह्यूमंस हैं तो आप ह्यूमंस को अकॉर्डिंगली फिर ट्रेन या एजुकेट करते हैं। हो सकता है वो रूट कॉज जो है वो उसकी कोई हार्डवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे आपने एक एक्सटर्नल डिवाइस, एक सेंसर लगाया हुआ है, वो सेंसर कुछ चीज़ें सेंस कर रहा है और आपके सॉफ्टवेयर को उस सेंसर से इनपुट मिल रही है। अब उस सेंसर से आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पे होस्ट हो रहा है वो एक कनेक्शन है, एक केबल के थ्रू है। अब अगर लेट से हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कभी सेंसिंग कर रहा है और कभी सेंसिंग नहीं कर रहा, कभी सॉफ्टवेयर ठीक वैल्यूज प्रोवाइड करता है और कभी ठीक वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता। अब इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या हो सकता है? हो सकता है रूट कॉज एनालिसिस में आपको यह पता चले कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग में कोई मसला है। यह भी हो सकता है कि कोडिंग में मसला ना हो और जो कनेक्शन, जो केबल उस सेंसर से लेकर उस कंप्यूटर तक कनेक्ट कर रही है चीज़ों को, हो सकता है वो केबल फॉल्टी हो सकता है वो कनेक्टर लूज हो, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जिस ना हम फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है या डेस्कटॉप की स्क्रीन है, उस पर कभी आपने उस पर कोई ब्राउज़र खोला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है या कोई और ब्राउज़र है, और जब भी आप कोई ब्राउजिंग करते हैं या वीडियो चलाते हैं तो वो फ्लिकरिंग होती है, स्क्रीन फ्लिकर करती है। अब आपने रूट कॉज एनालिसिस फाइंड करना है कि क्या स्क्रीन की फ्लिकरिंग इस पर्टिकुलर ब्राउजर का इशू है या स्क्रीन की फ्लिकरिंग इस वजह से है कि जो हार्डवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, स्क्रीन आपकी खराब हो गई है, या जो केबल पीछे से आ रही है और आपकी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर रही है, सीपीयू से स्क्रीन को कनेक्ट कर रही है, क्या उसमें कोई। सो आप रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि चीज़ों इस पर्टिकुलर एरर का रूट कॉज क्या हो सकता है। सो ऑल पॉसिबल वेज जो कि हो सकते हैं वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर लिए, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप इसलिए कर रहे हैं कि एक चीज़ खराब होने की क्या चीज़ें वजह हो सकती हैं, इस डिफेक्ट या इस एरर के आने की क्या पॉसिबल रीजंस हैं। उन सारी पॉसिबल रीजंस को आप नोट डाउन कर लेते हैं और फिर वन बाय वन हर एक को एड्रेस करते हैं। चाहे हार्डवेयर फेलियर है उसको देखा, क्या ये रीज़न है, क्या केबल या कनेक्टर्स फॉल्टिंग है उसको देखा, क्या सॉफ्टवेयर के कोड में कोई ऐसा इशू है कि सॉफ्टवेयर ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये सारी पॉसिबल चीज़ें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन के दौरान आइडेंटिफाई करनी और आप फिर
अकॉर्डिंगली उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस जो है वो इंस्पेक्शन मीटिंग के बाद ही होता है। ज़ाहिर है जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी उस वक्त होगी जब आप ऑथर्स और इंस्पेक्टर्स मिल के आपस में बैठते हैं और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पैरेलल टू एडिट, जिसने हमने एक फैगन इंस्पेक्शन में देखा था कि रीवर्क का एक फेज था, ठीक है। तो यहाँ पे भी रीवर्किंग होती है कि आपने डिफेक्ट्स या एरर्स या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, अब उनको ठीक कैसे करना है, ठीक है, ये देखना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है और आप अकॉर्डिंगली उसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो एरर्स, जो इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं उनको ठीक किया जा सके। गिल्ब इंस्पेक्शन का एम है एट प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है। गिल्ब इंस्पेक्शन इस चीज़ पर फोकस करता है कि आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करें कि उसमें एरर्स प्रिवेंट हो, एरर्स आए ही ना, ठीक है। या अगर एरर्स हैं तो उनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप उनसे जो है वो जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये गिल्ब इंस्पेक्शन के कुछ फीचर्स थे। अदर करैक्टरिस्टिक्स जो कि गिल्ब इंस्पेक्शन के साथ हो सकती हैं वो ये हैं कि क्लियरली आइडेंटिफाइड इनपुट, चेकलिस्ट्स, रूल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। मतलब जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, जब आपने वो मीटिंग की तो उसमें स्पेसिफिकली आप बता देते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका ये पार्ट एग्जैक्टली जो है वो हमने इंस्पेक्ट करना है। अब सॉफ्टवेयर के उस पार्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए आप देखते हैं कि भाई इसको इनपुट क्या दी गई है, एग्जैक्टली क्या इनपुट दी जा रही है जिसकी वजह से कोई आउटपुट आ रही है। क्या हर किस्म की इनपुट पर सॉफ्टवेयर जो है वो कोई आउटपुट रॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा है। सो आइडेंटिफाइड इनपुट, इसके अलावा चेकलिस्ट, ठीक है, आपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट चेकलिस्ट बना दी, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर के इस पार्ट को भी इंस्पेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर की फॉर एग्जांपल यूएमएल डायग्राम्स को भी इंस्पेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर की कोडिंग को भी इंस्पेक्ट करना है। सो एक आपने चेकलिस्ट आइडेंटिफाई कर ली और इसी तरह कुछ रूल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हो सकते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आउटपुट इंक्लूड चेंज रिक्वेस्ट एंड सजेस्टेड प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन एडिशन टू इंस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइड इनपुट होती है, ठीक है। अब आइडेंटिफाइड इनपुट, कोई स्पेसिफिक इनपुट के अगेंस्ट आप आउटपुट चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आउटपुट कैसे आ रही है, क्या इनपुट थी और उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट आ रही है, क्या इनपुट थी उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट आ रही है। लेट्स से अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना है और सॉफ्टवेयर के कुछ बटन्स हैं, सो कौन सा बटन प्रेस किया जाए, सो क्या एक्शन परफॉर्म होता है, बटन ए प्रेस करने से क्या स्पेसिफिक आउटपुट परफॉर्म होती है, बटन बी के प्रेस करने से क्या स्पेसिफिकली फंक्शन होता है। सो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। सो क्लियरली आइडेंटिफाइड इनपुट एंड आउटपुट इंक्लूड चेंज रिक्वेस्ट एंड सजेस्टेड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। और आप फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुई और इस आउटपुट को अगर लेट से कोई इंप्रूव करना है या कुछ मजीद इसमें एडिशन की जरूरत है, सो आप अकॉर्डिंगली करते हैं। गिल्ब इंस्पेक्शन में अनलाइक फैगन इंस्पेक्शन जिसमें सिर्फ 4 लोग थे, गिल्ब इंस्पेक्शन में 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 लोग भी हो सकते हैं। गिल्ब इंस्पेक्शन का जो मेन फीचर है वो ये है कि आप ज्यादा फोकस करते हैं फीडबैक पर, ठीक है। डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर देना ये काफी नहीं है। गिल्ब इंस्पेक्शन में फोकस ये किया जाता है कि जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करके इंस्पेक्शन टीम ने बता दिया था कि भाई इनको इस तरीकों से ठीक किया जाए। आप फीडबैक लूप के थ्रू चेक करते हैं कि ये प्रोसेस ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का प्रोसेस था और हमारे पास हम प्लान करते हैं, ठीक है, फिर रेलेवेंट एक्टिविटी अप्लाई करते हैं, फिर उसको इंप्रूवमेंट असेस करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या क्वालिटी का गोल मीट हुआ। अगर तो हुआ फिर तो ठीक है और अगर नहीं हुआ सो फीडबैक के थ्रू आप चेक करते हैं, ठीक है, फीडबैक के थ्रू आप चेक करते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोसेस, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपना गोल मीट नहीं कर रहा। सो गिल्ब इंस्पेक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह आप फोकस करते हैं फीडबैक पर कि आपने डिफेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लिए, सोल्यूशन भी बता दिया, क्या वो सोल्यूशन अप्लाई हुआ,
अगर अप्लाई हुआ तो क्या वो डिफेक्ट रिमूव हो गया है, अगर हो गया है फिर तो ठीक है, अगर वो डिफेक्ट अभी भी उसी तरह है तो आप फिर फीडबैक के थ्रू आप फीडबैक लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इशू था, डिफेक्ट था, इसको इस तरीके से फिक्स होना था, ये क्यों नहीं फिक्स हुआ, या इसको फिक्स करने के मजीद क्या तरीके जो है वो हो सकते हैं। गिल्ब इंस्पेक्शन के अलावा फैगन इंस्पेक्शन की और भी एक्सपेंशंस हैं और भी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल फेज्ड इंस्पेक्शंस, जिसमें फैगन इंस्पेक्शन को ही बेस बनाकर जो है वो उसको इन्हेंस किया जाता है, उसमें मजीद स्टेप्स जो है या मजीद फेजेस उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। मल्टीपल फेजेस भी हो सकते हैं, मीटिंग्स भी हो सकती हैं। लाइक फैगन इंस्पेक्शन में अगर चंद मीटिंग्स थी या एक आध फेज था, सो फेज्ड इंस्पेक्शन में कई मीटिंग्स हो सकती हैं और कई फेजेस हो सकते हैं, और इन कई मीटिंग्स का पर्पस ये है कि आप सॉफ्टवेयर को मजीद इंस्पेक्ट करें, आप मजीद डिस्कशंस करें, मजीद मीटिंग्स करें और देखें कि क्या लाइकली इश्यूज हो सकते हैं। ईच ऑन अ स्पेसिफिक एरिया या प्रॉब्लम टाइप। हम कह रहे हैं कि फेज्ड इंस्पेक्शन जो है वो मतलब डिफरेंट फेजेस में आपके सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्शन होता है। अब हर फेज में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फेज 1 में लेट्स से हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर चेक करनी है, फेज 2 में हमने उसका इंटरफेस इंस्पेक्ट करना है, फेज 3 में हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन या उसके कोड से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है। सो फेज में जो है वो आपने डिवाइड कर लिया और आप इसी तरह फेज वाइज अपना इंस्पेक्शन कंटिन्यू करते हैं। डायनामिक टीम मेकअप। डायनामिक टीम का मतलब ये है कि आपकी जो टीम है वो वैरी करती है। अगर टीम में पहले 4 लोग थे और उन्होंने एक फेज को इंस्पेक्ट किया, सो अगली फेज को इंस्पेक्ट करने के लिए ये 4 लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई नए किस्म के मजीद 4 लोग या 5 लोग जो है वो आकर अगले फेज की इंस्पेक्शन करेंगे। इसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने एक फेज में कोड को इंस्पेक्ट करवाना है, दूसरे फेज में डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट करवाना है, तीसरे फेज में आपने इंटरफेस को इंस्पेक्ट कराना है। तो जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे कोड का, सो आपकी इंस्पेक्शन टीम में कोड के एक्सपर्ट लोग होंगे, ठीक है, और वो कोड को एक्सपर्ट करेंगे। जब आपने इंस्पेक्शन करवाना है इंटरफेस का, फ्रंट एंड का, एंड यूजर इंटरफेस का, उसके लिए जो रेलेवेंट लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, आप उनको बुलाएंगे और वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन कराना है, तो उसके लिए वो लोग इंस्पेक्शन टीम में होंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपर्ट हैं। सो इसलिए डायनामिक टीम होती है, टीम मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा एक और इंस्पेक्शन है जिसको हम कहते हैं एन फोल्ड इंस्पेक्शन। एन फोल्ड इंस्पेक्शन क्या है? एन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, सीरीज ऑफ इंस्पेक्शन। जिसमें एक आइडिया है एनवीपी का, एन वर्जन प्रोग्रामिंग। एन वर्जन प्रोग्रामिंग क्या होती है कि आप ने सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स बना दिए, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एंड कीप गोइंग ऑन अप टू वर्जन एन। फिर आप एक इनपुट देते हैं उस सॉफ्टवेयर को और देखते हैं कि वर्जन 1 उसकी कैसे आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आप वर्जन 2 को वो इनपुट देते हैं और देखते हैं कि कैसे आउटपुट प्रोड्यूस हुई। फिर वर्जन 3 या वर्जन एन को आप सेम इनपुट देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस हुई। सो आपने सेम प्रोग्राम के एन वर्जन्स बनाए और फिर आपने जो है वो सिमिलर इनपुट दे के उसको आपने उसकी आउटपुट प्रोड्यूस की। फॉर एग्जाम्पल एन वर्जन, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट आप देख सकते हैं कि वेबसाइट बनाने के या वेब का कोई प्रोजेक्ट है या वेब का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके एन वर्जन इस तरीके से हो सकते हैं कि लेट्स से कहीं पे बटन्स जो हैं वो आपने लिंक रखे, कहीं अगले वर्जन में बटन्स जो हैं वो आपने लिंक्स के बजाय जो है एक्चुअली फॉर्म में सॉफ्ट बटन्स के तौर पर रखे, ठीक है। कहीं पे सिंपली जो है वो स्पीच से, लेट्स से आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी वेबसाइट है जो कि स्पीच बेस्ड काम करेगी, तो आपने जो है वो अगर कोई यूजर कहता है नेक्स्ट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज पे जाए। सो अब वो सेम वेबसाइट को आपने 3 वर्जन से इंप्लीमेंट किया है या डेवलप किया है। अब इनपुट सेम है कि आपने नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है या नेक्स्ट पेज को विजिट करना है। सो वर्जन 1 उसको कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वर्जन 2 उसको कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वर्जन 3 उसको या वर्जन एन उसकी क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं
एन वर्जन प्रोग्रामिंग। सो जब हम कहते हैं एन फोल्ड इंस्पेक्शन, ठीक है, तो एन फोल्ड इंस्पेक्शन में भी हमारा पर्पस यही होता है कि आप पैरेलल इंस्पेक्शन करते हैं, पैरेलल इंस्पेक्शन करते हैं। लेट्स से कोड को इंस्पेक्ट करना है, सो कोड को एक से ज्यादा टीम जो है वो साइमल्टेनियसली इंस्पेक्ट करती हैं, ठीक है, और ये देखा जाता है कि कोड फेज में टीम 1 ने क्या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, टीम 2 ने क्या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और टीम एन ने क्या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन इस बात के चांसेस हैं कि जब सेम फेज पर, सेम सॉफ्टवेयर के पार्ट पर जब एन टीम्स, मुख्तलिफ टीम्स पैरेलल काम करेंगी, सो हो सकता है कि एक टीम कहे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इसमें डिफेक्ट है, दूसरी टीम कहे कि नहीं इसमें डिफेक्ट नहीं है और तीसरे फंक्शन में डिफेक्ट है। सो इस केस में फिर एक मॉडरेटर जरूरी होता है, मॉडरेटर फिर स्पेसिफाई करता है कि हाँ जी जो कन्फ्लिक्टिंग डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो कैसे रिजॉल्व किया जाए। सो जिसकी एग्जांपल दूसरी ये भी हो सकती है कि आप स्टूडेंट का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन पेपर को एक टीचर अगर ग्रेड करेगा सो वो अपने लिहाज से ग्रेड करेगा, सेम पेपर को अगर दूसरा टीचर ग्रेड करता है, ठीक है, सो अपने लिहाज से ग्रेड करेगा, ठीक है, और इसी तरह अगर तीसरा टीचर भी सेम स्टूडेंट के पेपर को ग्रेड कर रहा है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी जो कि इन तीनों टीचर्स ने निकाली हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि टीचर 1 के मुकाबले में के मुताबिक वो ठीक हैं, लेकिन टीचर 2 के मुताबिक वो गलत हैं, या टीचर 3 के मुताबिक भी वो ठीक हैं। सो फिर एक क्या होता है, फिर एक मॉडरेटर होता है, फिर एक इसके अलावा एक बंदा होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हाँ जी जो इश्यूज कॉमन हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कन्फ्लिक्टिंग है कि दो लोग उसको कह रहे हैं एरर है और एक लोग कह रहे हैं कि एरर नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर ये मॉडरेटर डिसाइड करता है कि इसको एरर डिफेक्ट डिक्लेयर किया जाए या ये डिफेक्ट नहीं कहलाया जा सकता। सो मॉडरेटर का होना जरूरी है। सो जाहिर है जहां पे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, पैरेलल टीम्स जब काम करेंगी तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और जब कन्फ्लिक्ट्स आएंगे सो उनको इस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन एनफोल्ड इंस्पेक्शन का एक और मसला यह हो सकता है कि इसमें डुप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी, और जब डुप्लीकेशंस होंगी तो आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाती है, रेज हो जाती है। कैसे? इंस्पेक्शन टीम 1 वो भी कोड को इंस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, और उन्होंने किसी एरर को स्पेसिफाई कर दिया या कुछ डिफेक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया। अब जब इंस्पेक्शन टीम 2 भी कोड को ही इंस्पेक्ट कर रही है और उन्होंने भी वही डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जो कि टीम 1 ने किए थे, सो दोनों ने एक ही काम किया, ठीक है, तो दोनों के ये जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है ये डुप्लीकेट हो गया। सो डुप्लीकेट होने से क्या हो गया है कि आपके इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। मतलब आप ये समझें कि ये कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती थी कि अगर टीम 1 सिर्फ कोड को इंस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, उसमें से डिफेक्ट्स निकालेगी, और टीम 2 जो है वो लेट से इंटरफेस को इंस्पेक्ट करिए और उसमें डिफेक्ट निकालेगी। अब यहां पे ना कन्फ्लिक्टिंग डिफेक्ट्स आएंगे, ना डुप्लीकेशन होगी, और आपका टाइम भी बचेगा कि आप जो है वो एक टाइम में मुख्तलिफ फेजेस को इंस्पेक्ट करा रहे हैं। सो ये इसके एनफोल्ड इंस्पेक्शन के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है एनफोल्ड इंस्पेक्शन की कि आप यहां पे मुख्तलिफ एरर्स को डिटेल में, डिफेक्ट्स को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अगर हम रिकॉल करें तो हमने सबसे पहले फैगन इंस्पेक्शन पढ़ी, फिर रिड्यूस्ड साइज या स्कोप इंस्पेक्शन पढ़ा, फिर हमने गिल्ब इंस्पेक्शन पढ़ा, चौथे नंबर पे हमने फेज्ड इंस्पेक्शन पढ़ा, पांचवें नंबर पे हमने एनफोल्ड इंस्पेक्शन पढ़ा। सो ये सारी इंस्पेक्शन की टेक्निक्स हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपके सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है, आपके पास बजट कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी और उसका स्केल कितना है। इन चीजों की बेस पर आप कोई भी रेलेवेंट इंस्पेक्शन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल इंस्पेक्शन की। इससे पहले जितनी भी 5 टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं ये सारी फॉर्मल इंस्पेक्शन थी। इसमें फॉर्मली बाहर से लोग आते हैं, इंस्पेक्टर्स की टीम होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं और वो इंस्पेक्शन करते हैं। जाहिर है बाहर से टीम जब आप हायर करेंगे
बाहर से लोग जब आप बुलाएंगे, सो दे विल चार्ज यू समथिंग, उसकी कॉस्ट जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट कराने का एक और तरीका यह है कि आप इनफॉर्मल इंस्पेक्शन करते हैं। इनफॉर्मल इंस्पेक्शन क्या होता है? एक है डेस्क चेक, डेस्क चेक इनफॉर्मल इंस्पेक्शन, जिसको सेल्फ कंडक्टेड भी कहते हैं। सेल्फ कंडक्टेड इंस्पेक्शन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इंस्पेक्शन आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, ऑथर खुद परफॉर्म कर रहा है, या डेवलपर अपने कोडर है या डेवलपर है, सो वो अपने कोड का इंस्पेक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है। जो काम उसने अपने डेस्क पर परफॉर्म किया है उसी को वो इंस्पेक्ट कर रहा है। सो सेल्फ कंडक्ट इसको कहा जाता है। इस पर्टिकुलर केस में फोकस किया जाता है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स या लॉजिकल प्रॉब्लम्स पर जो है वो फोकस किया जाता है। ठीक है, कि ओवरऑल जो लॉजिक है वो प्रोग्राम की ठीक है या ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि साइंटिक्स ठीक होता है, लेकिन चूंकि लॉजिक ठीक नहीं होती तो आपका प्रोग्राम ठीक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। सो डेस्क चेक में दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है। एक तो आप फोकस करते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल इश्यूज इन द सॉफ्टवेयर, इसको आप देखते हैं। और दूसरा है साइंटिक्स को कैसे देखा जाए या स्पेलिंग या फॉर्मेट को कैसे देखा जाए। ठीक है, उसके लिए फिर आप कुछ स्पेसिफाइड टूल्स हैं जो कि यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपने सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करना है। इन दैट केस डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा सिंपल सा तरीका यह है, डॉक्यूमेंटेशन में एरर्स देखने के लिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कोई नहीं है, आपके ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर्स को, ग्रामेटिकल एरर्स को जो है वो हाईलाइट कर देते हैं। सो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पर वो टूल अप्लाई करेंगे, सो ऑटोमेटिकली जो ग्रामर एरर्स हैं या स्पेलिंग एरर्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। वो तो आपको किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये काम किसी टूल की मदद से आपने खुद ही परफॉर्म कर लिया। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि इनफॉर्मल रिव्यू कराते हैं। इनफॉर्मल रिव्यू से मुराद ये है कि आपने सॉफ्टवेयर का इंस्पेक्शन करवाया, रिव्यू करवाया, लेकिन इसके लिए आपने कोई फॉर्मली थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स नहीं बुलाए, बल्कि लेट से उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी और पर्सन था, जानने वाला था, आपके ख्याल में वो आपके सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, सो फिर आप उसको बुला लेते हैं। ठीक है, लेट से मैं अगर जावा का बड़ा अच्छा प्रोग्रामर हूं, मैंने जावा में एक बड़ा अच्छा कोड लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम लिखा है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपने इस जावा प्रोग्राम को इंस्पेक्ट कराऊं, सो एक फॉर्मल अप्रोच ये कहलाती है कि मैं किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर से टाइम लूं, उसको पे करूं, वो आए और मेरे सारे कोड को जो है वो चेक करे, या मैं उसके लिए कोड भेजूं और वो उसको चेक करे। इनफॉर्मल रिव्यू ये कहलाता है कि मैं अपने किसी जानने वाले को, जो कि मैं समझता हूं कि वो भी जावा का अच्छा डेवलपर है, जावा का अच्छा कोडर है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप इसको जरा मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इस कोड को मुझे रिव्यू करके बता दें। अच्छा, बेनिफिट फ्रॉम इंडिपेंडेंट या ऑर्थोगोनल व्यूज। इसका बेनिफिट यह है कि लाइक आपने जो इंडिपेंडेंट, जिससे आप कोड करा रहे हैं, कोड रिव्यू करवा रहे हैं, या कोई भी आप इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली रिव्यू करके देगा। मतलब वो उसका पर्पस ये होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स को हाईलाइट किया जाए ताकि आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंट्रोड्यूस हो। सो इसका बेनिफिट ये है। और ग्रुप रिव्यूज फॉर फेस ट्रांजिशंस, ये भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुप को रिक्वेस्ट करें कि हम अब डिजाइन फेज के बाद कोडिंग फेज में जा रहे हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले या इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपने किसी ग्रुप को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पूरे डिजाइन फेज को इंस्पेक्ट कर दें, सो वो आपको इंस्पेक्शन करके दे देते हैं। इसके अलावा वॉक थ्रूज भी देखे जाते हैं। वॉक थ्रूज की टर्म जो है, अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं और शौकीन हैं तो ये वॉक थ्रूज अक्सर मिलता है, जहां पे हिंट्स दिए जाते हैं कि हाँ जी आप इसके बाद जो है वो कैसे जो है वो अगले स्टेप में या अगले फेज में या गेम के अगले स्टेज पर आप कैसे जा सकते हैं। इसको
वॉक थ्रू कहा जाता है। सो सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन जो है वो भी वॉक थ्रू के करवाई जाती है, वॉक थ्रू के जरिए करवाई जाती है। मोर ऑर्गेनाइज होता है लेकिन इनफॉर्मल होता है। अगेन आपने किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को हायर करके बुला के पे करके ये काम नहीं करवा रहे, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से इसको कर रहे हैं। लीडिंग रोल ऑफ ऑथर या मॉडरेटर इन वॉक थ्रूज में आपका ये जो इंस्पेक्शन है ये मेनली फोकस कर रहा है, इसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो आपका मॉडरेटर है, ठीक है, या ऑथर है, ठीक है। वो एक्चुअली बता रहा है कि हाँ जी सॉफ्टवेयर का ये प्रोग्राम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखने वाला जो है वो अकॉर्डिंगली या इंस्पेक्टर जो है वो अकॉर्डिंगली उसको फोकस करता है और उसमें से डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। लेस प्रिपरेशन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स देन इन इंस्पेक्शन, जैसा मैंने बात की कि आप के फॉर्मल इंस्पेक्शन में बाहर से लोग आते हैं, 3 लोगों की टीम, 5 लोगों की टीम, 6 लोगों की टीम, उनको आप हायर करते हैं। वो पैरेलल भी काम कर सकते हैं, वो साइमल्टेनियसली भी काम कर सकते हैं, वो एक फेज के बाद दूसरे फेज पर भी काम कर सकते हैं। मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ये फॉर्मली सब कुछ चल रहा है। आपके इनफॉर्मल इंस्पेक्शन में, ठीक है, बाहर के लोगों की पार्टिसिपेशन, अदर पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होती है। टीम के अपने लोग या डेवलपर या ऑथर जो है वो खुद आपस में डेस्क बेस्ड या सेल्फ कंडक्टेड बेस्ड इनफॉर्मल इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब अगर फॉर्मल इंस्पेक्शन की हम एक और एग्जांपल लें, इसमें कोड रीडिंग, कोड को जनाब इंस्पेक्ट करना है, कोड को देखना है। अब हमारे पास यहां पे 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास प्रोग्राम सेगमेंट, ठीक है, और एक है उसकी परम्यूटेशन, उसका एक और वर्जन या उसकी एक और रिवीजन कहें या चेंज कहें। सो ये एक प्रोग्राम है, इसको इस तरीके से लिखा गया है और ये जो चीज है ये इसी प्रोग्राम की वेरिएशन है, इसी प्रोग्राम का वर्जन है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोड को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, कोड को रीड करना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोड इस तरीके से लिखा हो तो क्या आउटपुट आती है, और अगर कोड इस तरीके से लिखा हो तो क्या रिजल्ट होगा। सो इस केस में क्या रिजल्ट है और इस केस में क्या रिजल्ट है। अब अगर आप देखें तो यहां पे इनपुट x दी जा रही है, ये देखा जा रहा है कि x अगर 0 से बड़ा है सो फिर जो है वो फर्दर इफ एल्स का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपकी आउटपुट आती है, ठीक है। यहां पे आप दूसरे तरीके से प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आउटपुट जो y आई है, ठीक है, क्या वो इस बेस पे आई है कि इनपुट x थी, ठीक है। सो मतलब दोनों तरीकों से आपने सॉफ्टवेयर को चेक कर लिया। अगर दोनों केसेस में रिजल्ट ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है और इस कोड के लिखने में कोई मसला नहीं है। कोड को वेरिएट करके डिफरेंट वर्जन से लिखने का पर्पस यही होता है कि आप उसमें लॉजिकल एरर्स देखें, ठीक है। अगर आपने, मैं कहता हूं कि x है, x पर कुछ सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और y की वैल्यू आएगी, ये एक तरीके से प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। सो मेरा पर्पस था y की वैल्यू को रिट्रीव करना। अब इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से लिखना हूं कि या लिखना हूं या उसको मैं रिकोड करना हूं या चेक करना हूं कि क्या ये y जो प्रोड्यूस हुआ है ये x पर सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करने से और x की वैल्यू ये इनपुट थी तभी ये y ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तभी ये y आउटपुट आई है। अगर तो इसी तरह इसका मतलब यह है कि चाहे प्रोग्राम आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों ही में लॉजिक ठीक है। लेकिन अगर दोनों में वेरिएशन आ गई, इसका मतलब यह है कि कोड की लॉजिक में कोई एरर है। सो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम कंप्रहेंशन, एक प्रोग्राम को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर केस क्या है, एक प्रोग्राम है और ये उसका चेंज्ड वर्जन है, उसकी वेरिएशन है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, डिफरेंट एफर्ट इन कंप्रहेंशन, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको पता है कि आउटपुट क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए और आउटपुट प्रोड्यूस होने के लिए क्या इनपुट थी जिसकी वजह से ये आउटपुट आया। सो इसमें जो है वो जो चीज मैटर करती है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। जितना इंस्पेक्टर, जितना कोडर इस कोड को रीड करने वाला एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा वो आसानी से या एक्सपर्ट तरीके से इसके लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट
कर लेगा। ठीक है, सो ये बड़ा जरूरी है कि जो इस कोड को रीड करना है, फॉर्मली जिससे आप कोड रीडिंग करवा रहे हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज एक्सपर्ट होना चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए, सो वो इस किस्म के इंस्पेक्शन को ज्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकता है। मजीद अगर बात करें सो कोड रीडिंग जो कि एक और इंस्पेक्शन की फॉर्मल टेक्निक है, इसमें फोकस है कोड पर है। ठीक है, इसमें फोकस कोड पर है, सिर्फ कोड को देखा जाता है, कोई डिजाइन को नहीं देखा जाता, किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखा जाता, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को नहीं देखा जाता। ठीक है, सो कोड को देखा जाता है। ये कोड रीडिंग का इंस्पेक्शन मीटिंग्स, इसमें 1-to-1 मीटिंग्स हो भी सकती हैं और 1-to-1 मीटिंग्स अगर नहीं भी है और आपने किसी को कोड भेज दिया और वो कोड पे इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो ये भी पॉसिबल है। एक और जो चीज है वो उसमें यह है कि कोड रीडिंग बाय स्टेप वाइज एब्स्ट्रैक्शन, यहां पे पिछली स्लाइड में भी एक बात की गई थी, वो ये है कि रिलेटेड टू टॉप डाउन डिजाइन एंड कोड रीडिंग एब्स्ट्रैक्शन बॉटम अप। एक है टॉप डाउन, ठीक है, एक है बॉटम अप। ठीक है, जो बॉटम लेवल पर ज्यादा डिटेल्स है, सो आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जाते हैं कि ये डिटेल्स, ये आउटपुट किस पर्टिकुलर ओवरऑल फंक्शनैलिटी को शो कर रही हैं। ठीक है, सो ये बॉटम अप एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और दूसरे एंड पर आप ये देख रहे हैं कि मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए थी, ये फंक्शनैलिटी कैसे अचीव होगी, सो आप लो लेवल डिजाइन पर जाकर देखते हैं। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है टॉप डाउन डिजाइन और बॉटम अप एब्स्ट्रैक्शन की। जैसे कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने की टॉप डाउन उसकी अप्रोच ये होगी कि आप ये देखते हैं कि हाँ जी, बिल्डिंग का मकसद ये है, इसका पर्पस ये कि ये घर की बिल्डिंग है, घर की बिल्डिंग में 4 कमरे होंगे और कमरे का साइज इतना होगा और कमरे की जो फ्रंट वॉल है उसकी ये साइज होगा और उसमें जो है वो ब्रिक्स लगेंगी। सो आपने देखा कि आप एक बड़ी रिक्वायरमेंट से लो लेवल की डिटेल्स पर आए। ठीक है, जबकि बॉटम अप एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि आप देखते हैं कि ये दीवार, ठीक है, और इसके साथ दूसरी दीवार मिलकर या 4 दीवारें मिलकर ये क्या बना रहे हैं, अच्छा ये एक कमरा बना रहे हैं। ये कमरा, ठीक है, ये किस चीज का हिस्सा है, ये एक दूसरे कमरे के साथ अटैच है और ये टोटल 4 कमरे बन रहे हैं और ये 4 कमरे मिलकर एक घर बन रहा है। ठीक है, सो यहां से आप डिटेल में थे और आप ऊपर जाकर बॉटम से आप अप होकर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आप रिक्वायरमेंट्स देते हैं और दूसरे एंड पे आप अप लेवल पर होते हैं, डिटेल लो लेवल पर जाकर आप डिजाइन डिटेल्स देखते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह आप अपने कोड में भी यही करते हैं कि देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी थी, ये फंक्शनैलिटी कैसे हासिल होती है, एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स में जाकर, चाहे वो इंटीजर्स की डिक्लेरेशन हो या कोई भी ऐसी चीज है, उससे आप देखते हैं। दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि ये इंटीजर क्यों डिक्लेयर हुआ था, ये फंक्शन क्यों कॉल हुआ था और ये सारी चीजें मिलकर आपका ये फंक्शनैलिटी अचीव कर रही हैं। सो बॉटम टॉप डाउन अप्रोच भी हो सकती है और बॉटम अप अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों को करने का मकसद ये होता है कि आप कोड रीड कर रहे हैं। सो स्टेप वाइज एब्स्ट्रैक्शन होती है। बेसिस क्या है इसकी, रीजन क्या है, आप क्यों कोड रीडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कंप्रेहेंशन स्टडीज, आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पर्पस देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम किस पर्पस को एग्जैक्टली फुलफिल कर रहा है, क्या ये यूजर की रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल होंगी। इसी तरह कोड रीडिंग की वेरिएशन है, जैसा मैंने पहले भी बात की। फॉर्मलाइज कोड रीडिंग एक टेक्निक है जिसको यूज की जा सकती है। पहले भी हमने देखा कि आप कुछ टूल्स को यूज कर सकते हैं और उसमें उनको यूज करते हुए आप कोड की रीडिंग करा सकते हैं, जैसे कि वो सिंटैक्स एरर को देखेगा वगैरह वगैरह। सो टॉप डाउन डिकम्पोजिशन आप करते हैं और बॉटम अप आप एब्स्ट्रैक्शन करते हैं और आप ये चेक करते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के इंस्पेक्शन की इफेक्टिवनेस क्या है, इससे आपको क्या चीजें पता चल रही हैं, क्या चीजें हाईलाइट हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मल इंस्पेक्शन की एक और टाइप जिसको हम कहते हैं ADR, एंड दैट इज एक्टिव डिजाइन रिव्यू। ठीक है, एक्टिव डिजाइन रिव्यू क्या कर रहा है, एक्टिव डिजाइन रिव्यू एंड करेक्टनेस, ये क्या कर रहा है, ये इंस्पेक्शन की एक और फॉर्मल टेक्निक है, लेकिन इसका ज्यादा फोकस डिजाइन फेज पर है। ठीक है, डिजाइन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर पर यह एक्टिव डिजाइन रिव्यू
एक फॉर्मल टेक्निक है जो कि यूज होती है। इसमें एक्टिव इंस्पेक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं और पैसिव इंस्पेक्टर भी शामिल हो सकते हैं। एक्टिव इंस्पेक्टर्स वो हैं जिनको आपने फॉर्मली हायर किया और उनको आप बुला के उनसे आप ये डिजाइन अपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन इंस्पेक्ट करा रहे हैं। पैसिव इंस्पेक्टर वो हो सकते हैं जिनको आपने फॉर्मली हायर नहीं किया, किसी से भी आप रिक्वेस्ट करके अपने सॉफ्टवेयर के डिजाइन को इंस्पेक्ट करवा रहे हैं। अब इस केस में आपके ऑथर प्रिपेयर्स क्वेश्चनियर्स, ठीक है। जाहिर है डिजाइन फेज का ऑथर कौन है? डिजाइनर। सो डिजाइनर जो है वो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है, ठीक है। क्वेश्चनियर या क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करता है इंस्पेक्टर के लिए कि आप मेरे डिजाइन में ये पर्टिकुलर चीज देखें कि ये ठीक है या नहीं, इस पर्टिकुलर चीज को आपने इंस्पेक्ट करना है। डायग्राम देखें, यूएमएल डायग्राम है, एक्टर्स देखें कि कैसे एक्टर्स कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, दो एंटिटीज के दरमियान कार्डिनैलिटी और मोडालिटी क्या है, ये सारी चीजें वो डिजाइनर जो है वो स्पेसिफाई करता है, हाईलाइट करता है। एडीआर में चूंकि फॉर्मल इंस्पेक्शन है, ठीक है, तो एक मीटिंग भी हो सकती है, एक से ज्यादा मीटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनियर्स भी हो सकते हैं। अब डिजाइन खुद से एक डिटेल्ड फेज है। डिजाइन में पेपर बेस्ड डिजाइन भी हो सकता है, डायग्राम्स भी हो सकती हैं, उसमें जो है वो आपका सूडो कोड भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें जो है वो डिजाइन में शामिल है। सो आप क्या करते हैं? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनियर बनाते हैं कि अच्छा ये जो मैंने यूएमएल डायग्राम बनाई है, ये जो यूज केस बनाया है, ये इस रिक्वायरमेंट को, एंड यूजर की इस रिक्वायरमेंट को या कस्टमर की इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और यूजुअली एक्टिव डिजाइन रिव्यू में आपके 2 से 4 लोग होते हैं और वो पैरेलल काम कर रहे होते हैं। लेट्स से डिजाइन फेज के ही मुख्तलिफ आपने सब डिजाइन बना लिए, ठीक है। एक टीम 2 से 4 लोगों की डिजाइन का एक सब फेज इंस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी टीम डिजाइन फेज का दूसरा सब फेज टेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह इंस्पेक्शन फॉर प्रोग्राम करेक्टनेस, देखा क्या जाता है कि आप देखते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम, ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है से क्या मुराद है? करेक्टनेस उसमें क्या चीज है? ऑब्वियसली करेक्टनेस उसमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स का मीट होना, ये करेक्टनेस है। तो ये देखा जाता है कि ये जो डिजाइन बनाया गया है, जिसको टेस्ट किया जा रहा है, ये कस्टमर की और यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एज इट इज जिस तरह कस्टमर चाह रहा है उस तरह मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अगर आपको इसके लिए कोई टोपोलॉजी बनाने की जरूरत है वो भी आप करते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल रिफाइनमेंट अलजबरा के थ्रू करनी पड़ती है वो भी कर सकते हैं। वेरिएबल रिलेशनशिप्स को आप देखते हैं, रोबस्टनेस को देखा जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके एडीआर में देखी जाती हैं। इसके अलावा जो चीज आप नोट करेंगे एडीआर में वो ये है कि एडीआर जो है वो फॉर्मल वेरिफिकेशन की तरह है। जैसा फॉर्मल वेरिफिकेशन में इन पर्टिकुलर चीजों को आप बड़ा स्पेसिफाई होकर देखते हैं, सो आप एडीआर में भी अपने डिजाइन से रिलेटेड इन चीजों को बड़ा फोकस होकर, बड़ा नैरो डाउन होकर आप इनको देखते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट एक्सटेंडिंग इंस्पेक्शन। आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि इंस्पेक्शन जो है वो एक किस्म का एनालिसिस है। आप एनालाइज कर रहे हैं ओवरऑल सॉफ्टवेयर को, आप अपने सॉफ्टवेयर पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। सो इंस्पेक्शन जो है वो एक एनालिसिस के तौर पर भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। एनालाइज करना, चीजों को रिव्यू करना, ओवरव्यू करना, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे? जिस तरह आप जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं प्रोग्राम का या डॉक्यूमेंट्स का, सो ये भी एनालिसिस है, ठीक है। आप जब इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सो आप स्टैटिस्टिक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैट्स को आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये चीज किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ये आउटपुट कितनी देर में परफॉर्म हुई है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या थी, स्टैट्स के थ्रू कर रहे हैं। टेस्टिंग क्या करती है? टेस्टिंग डायनामिक एनालिसिस है। टेस्टिंग ने सिंपली ये बता दी कि हाँ जी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब इस सेट ऑफ इनपुट के साथ रन किया जाता है तो आउटपुट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती, या कोई एरर्स आते हैं। सो टेस्टिंग आपका क्या है? डायनामिक एनालिसिस है। इंस्पेक्शन आपका क्या है? स्टैटिक्स एनालिसिस है। इनको आप देख रहे हैं। और इसी तरह अगर अदर एनालिसिस को देखें, स्टैटिक में जैसे कि नाम से ज़रा चीजें फिक्स रहती हैं, ठीक है।
अब जिस तरह उस सॉफ्टवेयर ने कोई एल्गोरिदम यूज किया, वो एल्गोरिदम फिक्स रहेगा, वो एल्गोरिदम चेंज नहीं होगा। मतलब बैकएंड पे जो एल्गोरिदम चल रहा होगा, ठीक है, वो उसी तरह रहेगा। इसी तरह डिसीजन टेबल है, इसी तरह बाउंड्री वैल्यू है, ठीक है, इसी तरह कंट्रोल फ्लो है, डाटा फ्लो है, ये सारी चीजें फिक्स रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं। सो आप इनको एनालाइज कर रहे हैं। अब जिस तरह आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और हमने पिछली भी एक केस स्टडी, एक एग्जाम्पल में देखा था कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप बना रहे हो, और उसने एक जो है वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कैलकुलेट करनी है 20 साल से लेकर 40 साल तक। सो इसकी बाउंड्री वैल्यू क्या है? 21 और 19 ये इसकी बाउंड्री वैल्यू है, और 40 में 39 और 41 ये इसकी बाउंड्री वैल्यू है। अब अगर आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सो ये बाउंड्री वैल्यूज ये सेम रहेंगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह एल्गोरिदम की मैं बात करूं, आप एक ऐसा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में जिसने एक इमेज में से रीजन को, किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, किसी इंटरेस्ट रीजन को सेलेक्ट करना है। अब बैकएंड पे जो एल्गोरिदम काम कर रहा है, वो एल्गोरिदम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, स्टैटिक ही रहेगा। जो चीजें चेंज होने वाली हैं वो ये है कि आपने उस एल्गोरिदम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है। क्या उस एल्गोरिदम में अगर एक वेरिएबल था, तो उस वेरिएबल को आपने इंटीजर डिफाइन किया है, या उसको आपने वारचार डिफाइन किया है, ठीक है, उसका साइज आपने क्या रखा है, ये चीजें वेरिएट कर सकती हैं। सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन है, सिमुलेशन है, प्रोटोटाइपिंग है, टाइम वेरिएट हो सकता है, इन फील्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। सो आपने इंस्पेक्शन में ओवरऑल आप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ आपकी चीजें फिक्स रहेंगी, कुछ आपकी चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। सो आपने ओवरऑल देखना है कि इंस्पेक्शन को आपने कैसे रन किया है। इसके बाद जनाब बात करते हैं डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स पर। डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स में हमने पहले भी देखा एडहॉक वर्सेस सिस्टमैटिक वंस है। एडहॉक क्या है कि आपने रैंडमली कोई सॉफ्टवेयर का कोई कंपोनेंट, कोई पार्ट उठाया और देखा कि हाँ जी मैं देखना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में या पार्ट में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, या दूसरे अल्फाज में आपका 10,000 लाइंस ऑफ कोड है। अब आप 10,000 लाइंस ऑफ कोड को आप उसका आप डिफेक्ट डिटेक्शन नहीं करना चाहते, आप सिंपली कहते हैं कि भाई इस 10,000 लाइंस ऑफ कोड में ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूं। सो एडहॉक बेसिस पर आपने सिर्फ उस फंक्शन को चेक किया। दूसरे इसके मुकाबले में सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक में आपने बता दिया कि हाँ जी मैं अपने कोड में या अपने सॉफ्टवेयर में इस चीज को मुझे इस पर्टिकुलर आइटम्स को मुझे डिटेक्शन टेक्निक अप्लाई करते हुए मुझे इनमें डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो आपने एक चेकलिस्ट बना दी, और चेकलिस्ट की बेस पर आपने जो है वो अपने सारे डिटेक्शन टेक्निक जो है वो अप्लाई की। सो चेकलिस्ट में क्या है, बिल्कुल इसी तरह जैसा हमारी टेस्टिंग चेकलिस्ट है, यहां पे भी डिफेक्ट में भी हमारी टेस्टिंग चेकलिस्ट है। आपने एक चेकलिस्ट बना दी कि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को मैं चेक करता हूं कि ये है या नहीं, ये डिफेक्ट्स की ये टाइप्स है, मैं इनको चेक करूंगा कि ये इस किस्म के डिफेक्ट्स तो सॉफ्टवेयर में नहीं है। दूसरा है सिनेरियो बेस्ड इंस्पेक्शन, जो कि हमारे था सिमिलर टू यूजेज बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। एक यूजर सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इनपुट देता है तो सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या सिनेरियो है। सो आपने सिनेरियो बनाया, आपने जो है वो एक यूज केस बनाया, और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली डिटेक्ट कर रहे हैं कि इस केस में कोई डिफेक्ट तो नहीं आता, ठीक है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड, लास्ट लाइन है, एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड इंस्पेक्शन होता है विच इज सिमिलर टू कोड रीडिंग विद स्टेप वाइज एब्स्ट्रैक्शन। सो आप जो है वो कंप्लीटली कोड को इस इरादे से, इस इंटेंशन से रीड कर रहे हैं ताकि उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, सो इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट क्या है, प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट है, रिपोजिटरी मैनेजमेंट टूल्स है, डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस एज फॉलो अप है। लेकिन ये सारी चीजें ह्यूमन इंटेंसिव है, इसमें ह्यूमन शामिल होंगे। तो अगर हम इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्पेक्शन में आपको कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, फॉलो अप्स भी आपको करना पड़ेगा, और इसमें ह्यूमंस भी शामिल होंगे। लेकिन अगर आप इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें, सो आप इसमें ढेर सारे डिफेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप ये देखें कि आपने कौन सी डिफेक्ट
डिटेक्शन टेक्निक जो है वो यूज की है। इसके अलावा डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई आसानी से तब होंगे जबकि आपने डोमेन एक्सपर्ट या उस फील्ड का एक्सपर्ट, आपने जो इंस्पेक्टर है जो कि इंस्पेक्शन करने आएगा वो एक्सपर्ट हो, स्किल्स उसकी काफी हाई हो। और इसके अलावा मैनी इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं आएगा जो कि सॉफ्टवेयर के हर हिस्से को जानता हो। कुछ इंस्पेक्शन टीम में लोग ऐसे होंगे जो कि कोड एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि डिजाइन एक्सपर्ट हैं। सो इसमें मैनी इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हो सकती हैं। अगर हम इंस्पेक्शन की कंक्लूजन की बात करें, सो इंस्पेक्शन एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी है जो कि सॉफ्टवेयर पर जरूर परफॉर्म होनी चाहिए। वाइड एप्लीकेबिलिटी एंड अर्ली अवेलेबिलिटी है, मतलब अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो किसी किस्म के एरर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर में बड़ा अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई हो सकते हैं। टेस्टिंग तो आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की अनदर टेक्निक है जिसको आप यूज करें तो यू कैन इंश्योर के सॉफ्टवेयर में क्वालिटी जो है वो शामिल होगी। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन की मैनी टेक्निक्स हैं, जैसा हमने बात की है, फैगन इंस्पेक्शन है, गिल्ब इंस्पेक्शन है, स्कोप बेस्ड है, ठीक है, एन फेजेस बेस्ड है, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पर, सॉफ्टवेयर की बाकी चीजों पर, और आप अकॉर्डिंगली फिर करते हैं कोई भी रेलेवेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं। इफेक्टिव अंडर मैनी सर्कमस्टांसेस, इंस्पेक्शन जरूर होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, बड़ी यूजफुल आउटपुट और रिजल्ट्स इससे आते हैं और आप डिफेक्ट्स को बड़ा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन की लिमिटेशंस क्या है कि ये ह्यूमन इंटेंसिव है, मतलब इसमें ह्यूमन जरूर शामिल होंगे, ठीक है, और जब ह्यूमन शामिल होंगे, ठीक है, तो उसके साथ फिर कॉस्ट भी एफिलिएटेड है, फिर आपको रिसोर्सेज स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड इंटरेक्शंस भी आ सकती हैं जिनको एनालाइज करना, ट्रैक करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और हार्ड टू ऑटोमेट इंस्पेक्शन, मतलब आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते कि कोई टूल है उसको आपने दे दिया और वो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्पेक्ट करके दे दे, एज सच पॉसिबल नहीं है। सो ह्यूमन इंटेंसिव इसमें चीजें काफी शामिल हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपनी मजीद इंस्पेक्शन टेक्निक को डिस्कस किया और हमने देखा कि कुछ इंस्पेक्शन टेक्निक्स जो हैं वो फॉर्मल हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो 2 से 4 लोग हो सकते हैं और वो फोकस्ड हो सकती हैं, सर्टेन चीजों पर ज्यादा फोकस करती हैं। और फॉर्मल इंस्पेक्शन के अलावा आप इनफॉर्मल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं जो कि सेल्फ कंडक्टेड बेस्ड है, ठीक है। सो फैगन इंस्पेक्शन की काफी वेरिएशंस हैं, जैसे गिल्ब इंस्पेक्शन है, एक्सपेंडेड वर्जन्स हैं, ठीक है, स्कोप इंस्पेक्शन है। सो कौन सी इंस्पेक्शन टेक्निक यूज की जाए, याद रखिएगा कि जरूरी है कि आप ये चीज पहले स्पेसिफाई करें कि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप एग्जैक्टली क्या इंस्पेक्ट कराना चाहते हैं, आपके पास बजट और रिसोर्सेज कौन से हैं, और अकॉर्डिंगली आप कोई भी रेलेवेंट इंस्पेक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं। कुछ डिजाइन फोकस्ड इंस्पेक्शन टेक्निक्स हैं, जैसे कि ADR, एक्टिव डिजाइन रिव्यू, ठीक है, इसका काम जो है वो सिर्फ डिजाइन फेज को फोकस करना है, ठीक है। सो इट्स अप टू द सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड बेस्ड ऑन दैट you then accordingly select a relevant inspection technique. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में फॉर्मल वेरिफिकेशन की बात करेंगे और फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या होती है, जनरल आइडियाज का क्या है, अप्रोचेस क्या है, और एक्सियोमैटिक वेरिफिकेशन, ठीक है, एक है ऑटोमेटिक, एक है एक्सियोमैटिक। सो एक्सियोमैटिक वेरिफिकेशन क्या होती है, कैसे अप्लाई की जाती है, this is going to be the part of our next lecture discussion. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details inshallah in next lecture. Until then, take care of yourself and Allah Hafiz.